अच्छा यहाँ से गुड आफ्टरनून फ्रेंड। मैं मोहम्मद रहीम अहमद। आज का जो क्लास है वो हिस्ट्री का है, तो हम आपको हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो आइए हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इतिहास, ठीक है। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आवाज़ बराबर आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हिस्ट्री एक बोरियत सब्जेक्ट के रूप में लगता है, या उनका हिस्ट्री में मन नहीं लगता है, या उनको लगता है कि हिस्ट्री में बहुत सारे डेट वगैरह होते हैं जिसको याद करना पड़ता है, तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा, या कुछ और भी वजह है जो उनको बोरियस या बहुत ज़्यादा कठिन या हार्ड लगता है, जिसकी वजह से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हिस्ट्री से दूर भागते हैं या हिस्ट्री वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं हिस्ट्री को एकदम बेसिक से, यानी कि जिन बच्चों को अभी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो उन बच्चों को मैं एकदम बेसिक से लेकर अपर तक लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट आप क्लास को कंटिन्यू रखें और चीज़ों को ध्यान से समझें और सुने। रही बात वो डेट वगैरह की, तो कोई भी एग्ज़ाम में आपको मतलब ज़्यादातर डेट वगैरह नहीं होता है, और ना तो आपको कोई कहता है कि आप हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको डेट याद रखना या रटना ज़रूरी है। चीज़ें अपने आप ऐसे धीरे धीरे जो है चीज़ें मतलब हम पढ़ते हैं तो हमको याद हो जाता है। जैसे अपने फ्रेंड वगैरह का बर्थडे क्या आपको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है? नहीं, ऐसे ही आपको याद हो जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं कि लोगों को अपने गर्लफ्रेंड के बारे में अगर वो पता करना हो कि उनका बर्थडे कब है, तो उनको किसी से पूछना भी नहीं पड़ता है, ना तो उनको रटना पड़ता है, आसानी से वो याद कर लेते हैं। तो जब गर्लफ्रेंड का, कई सारे लड़कियों का बर्थडे याद कर सकते हैं विथ महीने के साथ, तो यहाँ पर केवल एक नॉर्मल डेट आपको याद करने में क्या प्रॉब्लम है? वो भी आपको रटना और याद करना नहीं है, बस बार बार जब चीज़ें सामने आती है तो वो चीज़ें एक हैबिट में बन जाती है और चीज़ें याद हो जाता है। तो आइए हम इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को हम पहले डिवाइड करेंगे। तो हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि जो हिस्ट्री शब्द है इसका अगर हम संधि विच्छेद करें, हाँ, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? तो देखिए, हिस्ट्री जो है वो इति प्लस ह प्लस आस, इन 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हिस्ट्री इन 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें इति का अर्थ होता है ऐसा, ह का अर्थ है हुआ, और आस का अर्थ है होगा। आस का अर्थ है होगा। यानी हम ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर बात करें, अर्थात ऐसा हुआ, होगा, या ऐसा होता था। यानी इतिहास के बारे में, स्टार्टिंग के इतिहास के बारे में, आदिमानव के बारे में हमको कोई सटीक रिटेन जो है एविडेंस नहीं मिलते हैं। बस एक तर्क के आधार पे, या जो भी उस समय के टूल्स वगैरह मिले हैं उसके आधार पे हमने इतिहास के बारे में या इतिहास का हमने विभाजन कर दिया, ठीक है। मगर हमारे पास ना तो कोई इमेज है, ना तो कोई रिटेन एविडेंस है, ना तो हमारे पास कोई वीडियोग्राफी है जिससे हम आपको सटीक बता सके कि उस समय के जो मानव थे वो क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, उनके जीवन का स्तर क्या था, उनके जीविका का साधन क्या था। तो इसके बारे में हम आपको सटीक नहीं बता सकते। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास का जो सही अर्थ है वो यही है कि ऐसा हुआ, होगा, या ऐसा होता था, ठीक
ठीक है, ऐसा हुआ होगा या ऐसा होता था, यानी उस समय के मानव के बारे में हमको सटीक जानकारी नहीं है, तो हमने एक तर्क के आधार पे लिख दिया कि हाँ, उस समय के जो मानव थे वो ऐसा करते थे या ऐसी चीज़ें को खाते थे। हम सटीक नहीं कह सकते हैं कि वो मांस को ही केवल खाते थे, हम कह नहीं सकते कि वो केवल फल फूल और कंदमूल ही खाते थे। ठीक है, तो वो हो सकता है कि उसके बाद उसके अलावा भी कुछ और उनके खाने पीने की चीज़ें रही होगी, बट हमको जो लगा कि उस समय के मानव को और क्या मिल ही सकता है, तो उस आधार पे हमने इतिहास को लिख दिया। अच्छा, अगर हम इसी को इंग्लिश में अगर हम बात करें, हिस्ट्री, तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला हमारा है हिस और दूसरा हमारा है स्टोरी। ठीक है, इन दोनों को ही मिलाकर हमारा क्या बनता है, हिस्टोरी। अब यहाँ पे जो हिस है, हिस का मतलब होता है पूर्व और स्टोरी का मतलब होता है कहानी। अर्थात इसका जो सही अर्थ है वो क्या है, पूर्व का कहानी। यानी इतिहास का सही अर्थों में हम क्या कह सकते हैं कि पूर्व का कहानी, यानी जो पूर्व की कहानी है, जो पूर्व का स्टोरी है, उसी का जब हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इतिहास। यानी हमारा बीता हुआ कल जो है वो आज का क्या है, इतिहास है। ठीक है, जब हम अतीत के बारे में बात करते हैं तो वो हम किसकी बात कर रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं। यानी कि राजा महाराजाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। जब हम उसको एक क्रम से व्यवस्थित तरीके से लोगों को बताते हैं या लोगों के सामने रखते हैं, उसी को हम इतिहास कहते हैं। तो ये इतिहास का एक तरह से हिंदी और इंग्लिश में संधि विच्छेद है कि इतिहास को हम किस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज हमको इरेज करना पड़ेगा स्पेस के लिए। अब आइए इसी पे थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। आई थिंक स्लाइड तो अभी स्पेस हो गई है, क्या हो गया, ये कहाँ से खींच गया भाई। हो गया, ओ भाई स्लाइड ऊपर चले जाओ। चलो साइड ही कर देते हैं। हाँ, अब आइए, अब हम हिस्ट्री पर आते हैं। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमको उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में पता हो कि चीज़ों की स्टार्टिंग कब और कैसी हुई थी और किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो पिता या जनक, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास के पिता या इतिहास के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो वो है हेरोडोटस। वो है व्यक्ति कौन, हेरोडोटस। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का जनक या इतिहास के पिता के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि हेरोडोटस का स्थान कहाँ पे था, हेरोडोटस रहने वाले कहाँ के थे। तो हेरोडोटस जो थे वो यूनान या ग्रीक
यूनान या ग्रीक, जिसको वर्तमान में ग्रीस के तौर पे जाना जाता है, जिसको वर्तमान में ग्रीस के तौर पे, यानी जो ग्रीस कंट्री है उसी को हम क्या बोलते थे पहले, यूनान या ग्रीक। ठीक है, यूनान या ग्रीक, यानी जो हेरोडोटस थे जिन्होंने इतिहास को लिखा था, इतिहास को लिखने की प्रथा स्टार्ट की थी, वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो रहने वाले थे यूनान यानी कि ग्रीक, जो वर्तमान में ग्रीस कंट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन्होंने इतिहास की शुरुआत जिससे की थी तो वो क्या था, वो बुक कौन सा था। तो अगर हम बुक की बात करें, किताबों की बात करें, तो इन्होंने जो बुक लिखा था उस बुक का नाम था हिस्टोरिका। उस बुक का नाम था हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक बुक लिखा था और कह सकते हैं कि ये इतिहास में लिखा हुआ ये पहला बुक है, यानी कि यहीं से इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखने की प्रथा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर हम हेरोडोटस की थोड़ा सा और बेसिक अगर बात करें इनके जन्म की, तो इनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि 484 बीसी में इनका जन्म हुआ था, यूनान के ही क्षेत्र में। ठीक है, अच्छा, इन्होंने अपने हिस्टोरिका में किसके बारे में वर्णन किया है, तो जो वो वर्णन एक युद्ध था समकालीन, उनके समय में एक जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के बारे में इन्होंने उसमें वर्णन किया है। उस युद्ध के बारे में उन्होंने इसमें वर्णन किया है। जो युद्ध का कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं, फिर भी ऐसा माना जाता है कि लगभग 499 बीसी में वो युद्ध हुआ था। और वो युद्ध कौन सा था, वो युद्ध था फारस वो युद्ध था फारस वर्सेस यूनान। फारस वर्सेस यूनान। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, फारस की पराजय हुई थी और यूनान का जीत हुआ था। इसी युद्ध के बारे में हेरोडोटस ने अपने बुक में इसका वर्णन किया है। यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि हेरोडोटस के समय में ये जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का इन्होंने आंखों देखा वर्णन किया है। यानी कि ये युद्ध इनके सामने हुआ था और उनके दिमाग में ये थिंकिंग आया कि क्यों न इसे अपने डायरी में मेंशन कर लिया जाए। ठीक है, तो इन्होंने जिस डायरी में मेंशन किया वही डायरी आज के डेट में हिस्टोरिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां से लोगों के अंदर एक कंसेप्ट निकल कर आया कि क्यों ना हम भी ऐसा ही करें, और वहीं से इतिहास लेखन की प्रणाली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वहीं से इतिहास लेखन की प्रणाली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और युद्ध हमको देखने को मिलता है, जो वही यहीं के रहने वाले एक और इतिहासकार थे जिनका नाम था थ्यूसोडाइडिस। ठीक है, इनके समय में क्या हुआ था, इनके समय में एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम था पेलोपोनेशियन युद्ध। पेलोपोनेशियन युद्ध। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये युद्ध किन दो लोगों के बीच में हुआ था। तो ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था स्पार्टा या स्पार्टा भी बोलते हैं। ठीक है, स्पार्टा वर्सेज एथेंस के बीच में। ठीक है, जिसमें स्पार्टा की क्या होती है, जीत होती है और एथेंस की पराजय होती है। अच्छा, अगर इस युद्ध की अगर हम बात करें तो यह युद्ध लगभग 411 बीसी या कोई इतिहासकार इसको 413 बीसी में भी बताता है। ठीक है,
तो ये जो इतिहास में युद्ध हुआ था स्पार्टा और एथेंस के बीच में, इसमें स्पार्टा ने एथेंस को पूरी तरीके से पराजित किया। अच्छा, स्पार्टा के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर क्या था, शासक था। ठीक है, तो ये दो युद्ध थे। अच्छा, इस युद्ध के बाद जो ये युद्ध होता है थियोसोडाइडिस ने जिसका उल्लेख किया है, इसी युद्ध के बाद इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से लिखने की भी प्रथा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इतिहास लेखन में जो योगदान रहा है वो इन दो इतिहासकारों का रहा है। उसके बाद से इतिहास लेखन हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इरेज करते हैं इसको। हाँ, अब आइए देखिए, कोई भी इतिहास को पढ़ने से पहले, ठीक है, इतिहास के विभाजन के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। अगर हम इतिहास की बात करें, इतिहास की बात करें तो इतिहास में हमको कुछ शब्द देखने को मिलते हैं जिसको हम एडी, बीसी, यहाँ पे लिखते हैं एडी, बीसी, बीसीई, सीई, ईस्वी और ईसा पूर्व। ठीक है, ये चार शब्द हमको देखने को मिलते हैं। 2, 4, 6, ये छह शब्द जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है कि जब इतिहास के किसी डेट या टाइम की बात अगर करते हैं तो उन डेट और टाइम के साथ इनमें से कोई एक आपके साथ जुड़कर आता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको अनदेखी कर देते हैं, इस पर गौर नहीं करते हैं, इसको इंपॉर्टेंट नहीं देते। उनको लगता है कि क्या है, इसको लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, या एडी की जगह बीसी, बीसी की जगह एडी या ईस्वी या ईसा पूर्व कुछ भी लगाकर वो आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी समझने की जरूरत है। तो आइए इस पर हम बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह का, ईसा मसीह, ईसा मसीह आई थिंक क्राइस्ट। अब देखिए, इतिहास लेखन जब स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि इतने लंबे इतिहास को हम कैसे और कहाँ से लिखें। ठीक है, तो इस इतिहास लेखन में इतना लंबा टाइम लेना संभव नहीं है। जैसे अगर मानो कि अगर बात करें तो ये होमोसेपियंस से पहले अगर हम चले जाएं तो ये प्राइमेट्स वगैरह, हाँ, जो जिसमें कि कई लाख वर्षों का समय लगता है। तो इतने लाख वर्षों को एक डेट एक टाइम के आधार पर दिखा पाना संभव नहीं था। ठीक है, इसीलिए इतिहासकारों ने एक सेमिनार किया, एक मीटिंग किया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे इतिहास को क्या किया जाए, 2 कालखंडों में डिवाइड किया जाए टाइम के आधार पे, मतलब कि वो समय के तौर पे। ठीक है, ये था कि हमको इसके लिए किसी एक को सेंटर मानना पड़ेगा। तो भाई सेंटर किसको माना जाएगा, जो उस समय फेमस थे। और फेमस के साथ साथ भाई जिन लोगों ने इस चीज के बारे में सोचा तो वो अपने ही लोगों के बारे में सोचेंगे, अपने धर्म को ही सेंटर में रखेंगे, ना कि हमारे धर्म में। जैसे अगर किसी हिंदू शासक के द्वारा अगर ये सोचा गया होता कि इतिहास में सेंटर किसको माना जाए, तो वो भारत में किसी राजा को रखते, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या विक्रमादित्य, या फिर जो है सीधा भगवान राम या भगवान कृष्ण को ही सेंटर मान के वो इतिहास का विभाजन कर देते। बट यहाँ पर फेमस थे ईसा मसीह। ठीक है, ईसा मसीह जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था, फिलिस्तीन के बेथल हम में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था।
अच्छा, इनके जन्म के बारे में भी बहुत ज़्यादा सटीक जानकारी नहीं मिलता है। कुछ इतिहासकार तो 6 BC से लेकर 4 BC के बीच में मानते हैं। बट क्रिसमस डे के तौर पे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। बट यहाँ पे जो इतिहास का विभाजन है वो हम देखते हैं इस रूप में। तो जब इनका जन्म हुआ तो उसको मान लिया गया क्या, 0। ईसा मसीह का यानी क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था तो उसको मान लिया गया 0। अब इस 0 से हम इधर की तरफ बढ़ते हैं और इसी 0 से हम फिर इधर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इस 0 से इधर की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो संख्या के हिसाब से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करेंगे और इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, महीने का अंत, यानी कि 30 AD। अब इसी AD को हम और किस रूप में लिख सकते हैं, ईस्वी में लिख सकते हैं। ठीक है, ईस्वी में लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम यही बात करें तो इस घटना को हम AD और ईस्वी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को किस में लिखते हैं, हम AD में लिखते हैं। जबकि उनके जन्म के पहले घटना को जो हम बैक में आएंगे तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 और ये इसको हम लिखेंगे BC का मतलब हिंदी में हम बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को हम AD में और ईसा मसीह के जन्म की पहले की घटना को हम BC में लिखते हैं। ठीक है, तो BC मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को हम BC यानी बिफोर क्राइस्ट में लिखते हैं, जिसको हिंदी में हम ईस्वी बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को। वही अगर हम बात करें यहाँ पे, AD का, तो AD को बोलते हैं एनो डोमिनी। ठीक है, AD को क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी। इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को AD यानी एनो डोमिनी में लिखते हैं, जिसको हिंदी में हम ईस्वी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे मैंने टीचर्स को देखा हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में पढ़ाते हुए कि वो AD के बारे में जो बताते हैं वो बोलते हैं कि आफ्टर डेथ, यानी कि एक तरफ ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना हो गया और दूसरी तरफ ईसा मसीह के जन्म के मतलब मृत्यु के बाद की घटना। जन्म के नहीं, मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ मतलब कि उनके मरने के बाद की घटना। तो भाई साहब, अगर हम इनके जन्म के पहले घटना का वर्णन करें, इनके मरने के बाद की घटना का वर्णन करें, तो जो इनका जीवन काल था जब तक वो जीवित थे, तो उस समय के जितने भी इतिहास हैं तो क्या हम उसको बाहर कर देंगे या उसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए इसे AD को आफ्टर डेथ कहना क्या होगा, गलत होगा। AD का मतलब हमारा क्या होगा, एनो डोमिनी का मतलब यह है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना। जो लगभग 33 वर्ष तक ये जीवित थे ईसा मसीह, तो उस 33 वर्ष का इतिहास सीधे सीधे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। केवल उन्हीं का इतिहास नहीं जाएगा बल्कि उनके समकालीन जितने भी शासक या जितने भी राज्य देश थे वो सारे के सारे लोगों का इतिहास हम फिर क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। इसलिए इसको हम आफ्टर डेथ नहीं कर सकते। इसका अर्थ है एनो डोमिनी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना। अच्छा, दोनों में देखिए डिफरेंट क्या है। दोनों में डिफरेंट ये है कि इनके इसमें यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना जो होती है, जन्म के बाद की जो घटना होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें हम मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ बढ़ते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ। या इसको हम एक चीज ये भी कह सकते हैं कि जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को हम किस में लिखते हैं, AD। ठीक है, AD में। और वही इनके जन्म के पहले की घटना को, पहले घटना को हम BC में लिखते हैं। ठीक है, यानी कि AD में मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाते हैं और वही अगर हम BC की बात करते हैं तो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को होता है और मान लीजिए वो महीने के लास्ट में मरता है, तो हम कह सकते हैं कि 1 तारीख को उसका जन्म हुआ, 30 तारीख को मर गया। इसके लिए हमको AD और ईस्वी का यूज ना भी करें तो कोई इसको गलत नहीं कर सकता और हम नॉर्मली कहेंगे कि भाई 1 तारीख को तभी जन्म हुआ था और 30 तारीख को उसका हमारा डेथ हो गया। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 तारीख को जन्म नहीं लेगा, यहाँ पे 30 तारीख को जन्म
लेगा, यहाँ पे 30 तारीख को जन्म लेगा, अगर सेम कंडीशन में अगर ये भी जीवित रहता है तो 30 तारीख को जन्म लेगा और उसका डेथ कब होगा? 1 तारीख को। तो आप पूछेंगे अरे ये क्या मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आ गया? यानी कि बीसी की जब हम बात करते हैं तो 30 तारीख को अगर व्यक्ति का जन्म होता है तो 1 तारीख को उसका डेथ होगा। अच्छा, थोड़ा सा हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर हम इतिहास के तौर पर इसको हम देखते हैं तो किस तरह से इसका विभाजन किया गया है। जैसे अगर ये हमारा सेंटर है, सेंटर गायब हो गया, ठीक है, ये हमारा सेंटर है 0। तो देखिए अगर हम इतिहास के हिसाब से बात करें तो देखो ईसा मसीह के जन्म के पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो एक घटना हम लिख सकते हैं 361 लिख दे। अरे यार 1 2, हाँ, अब देखिए एक घटना हम लिख देते हैं यहाँ पे 261 BC। दूसरी घटना हम लिख देते हैं 326 BC। तीसरी घटना हम लिख देते हैं 600 BC। चौथी घटना हम लिख देते हैं 1500 BC। और पांचवी घटना का भी हम जिक्र कर ही देते हैं, कितना? 3000 BC। यानी कि इतिहास में कुछ ऐसे सेंटर है, कुछ ऐसे डेट हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो देखते देखते और सुनते सुनते आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि वहीं से इतिहास का एक तरह से कह सकते हैं इतिहास ही नहीं बल्कि देश का भूगोल भी बदल गया था। ठीक है, तो वो डेट हमारा यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो 261 BC, 326 BC, 600 BC, 1500 BC और 3000 BC। तो क्या हुआ था इन सारे घटनाओं में, तो हम इसको समझाने के लिए आपको इसके आधार पर बताते हैं। तो देखिए जो 261 BC था, 261 BC, तो 261 BC का मतलब क्या है यहाँ पर? ठीक है, 261 BC। देखिए कलिंग युद्ध के बारे में आपने सुना होगा। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था वो 261 BC में हुआ था। अशोक ने कलिंग जो वर्तमान उड़ीसा का राज्य का क्षेत्र है, तो उस पर अशोक ने अटैक कर दिया था। कब? 261 BC। 261 BC का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले 261 साल पहले, यानी उनके जन्म से ईसा मसीह यानी क्राइस्ट के जन्म से 261 साल पहले अशोक ने कलिंग यानी कि वर्तमान उड़ीसा पर अटैक कर दिया था, जिसमें कई लाख लोग मारे गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद अशोक ने जो है युद्ध न करने का निश्चय लिया, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वो बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है, तो ये तो था अशोक से रिलेटेड। 326 BC क्या है? तो 326 BC का मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म से 326 साल पहले भारत पर सिकंदर महान का अटैक हुआ था। कब? 326 BC में, जिसमें बहुत सारे भारतीय राजाओं को पराजित किया था। उस पराजय में एक जो फेमस भारतीय राजा थे उनका नाम था पोरस, जिनको लोग पुरु के नाम से पुकारते थे। तो पोरस ही एक ऐसा भारतीय राजा था जो सिकंदर से पूरी तरीके से लड़ा था और लास्ट में हार तो गए पोरस, बट मतलब सिकंदर अभी तक ऐसे किसी राजा के सामने नहीं पड़ा था जो पोरस की तरह महान और शक्तिशाली या ताकतवर रहा हो। ठीक है, बाद में हालांकि एक संधि समझौता के तौर पे सिकंदर पोरस को सारा साम्राज्य उसको वापस कर देता है, बट शासन के तौर पे वो अपने हाथ में ही रखता है। पोरस एक कठपुतली की तरह रह जाते हैं, जैसे मुगल अंग्रेजों के कठपुतली बन के रहते हैं, कुछ इस तरह से। उसके बाद 600 BC क्या है? तो 600 BC की ये जो घटना है, इस समय हुआ था महाजनपदों का उद्भव। 600 BC यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले हमारे भारत में कई जनपदों को मिलाकर महाजनपद बना और इस तरह से भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। कब? ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले। अगर हम उससे भी पहले जाएं तो 1500 BC है। 1500 BC का मतलब यह है कि भारत में उस समय चल रहा था वैदिक सभ्यता। वैदिक मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि ब्राह्मण सभ्यता या ब्राह्मणों का इस समय बोलबाला हमको देखने को मिलता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता मतलब जिस समय वेदों की रचना वगैरह हुई थी उसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। हाँ, वैदिक सभ्यता के जो फाउंडर थे वो आर्य थे और आर्य अपने आप को ब्राह्मण कहलाते थे। 1500 BC के बाद हम जाते हैं तो हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव, सैंधव सभ्यता का उद्भव या हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हमको देखने को मिलता है। यानी भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। ये 3000 BC की बात है।
ठीक है। तो ये भी घटना कब हुआ था? ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले हुआ था। ठीक है। तो बीसी में हम इस तरह से यानी मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आते हैं। अगर हम एडी की कुछ घटनाओं की अगर हम बात कर लें तो हम बात करेंगे 78 एडी, हम बात करेंगे 712 एडी, हम बात करेंगे 1206 एडी, 1206 एडी के बाद बात करेंगे 1526 एडी। ठीक है। 1526 एडी के बाद चलिए सीधा हम आज़ादी करा देते हैं 1947। ठीक है। 1947। अब इस घटना की अगर हम बात करें तो ईसा मसीह के जन्म के बाद 78 साल यानी उनके जन्म के जब 78 साल हुए थे, ठीक है, तो 78 एडी में भारत में क्या हुआ था? शक संवत की शुरुआत हुई थी। शक संवत की शुरुआत किसने किया था? तो शक संवत की शुरुआत कुषाण कालीन शासक कनिष्क ने 78 एडी में शक संवत की स्थापना शुरुआत की थी। ठीक है। और इसी समय उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। तो ये था शक संवत की। उसके बाद हम 712 की बात करें तो 712 में भारत में एक नए धर्म, एक नए समुदाय का एंट्री होता है। इसलिए जो हमारा एंशियंट इंडिया का चैप्टर होता है उसको क्लोज करके मेडुअल इंडिया का यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है। और वो शुरू होता है कहां से? वो 712 में होता है जब भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का अटैक होता है सिंध के क्षेत्र में, जहां के राजा हुआ करते थे दाहिर। ठीक है। दाहिर भी क्या थे? दाहिर भी एक ब्राह्मण थे, ठीक है, जो कि चच के पुत्र थे। तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम का जैसे ही भारत पर अटैक होता है तो वैसे ही हमारा जो है एंशियंट इंडिया का चैप्टर क्लोज हो जाता है। ठीक है। यानी कि ये घटना कब होता है? ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो हम इसको एडी में, अगर हमारे एग्जाम में अगर कुछ ऐसा आएगा तो एडी नहीं भी लिखा है तो या एडी हम नहीं भी लिखे तो कोई ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं होगी, बट यहाँ पे हमको बीसी को दिखाना जरूरी है। उसके बाद हम 1206 की बात करें तो 1206 का जो डेट है वो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना या मुस्लिम धर्म की स्थापना से रिलेटेड है। यानी यहीं से हमारा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 में, ऐबक जो कि गोरी का गुलाम था। उसके बाद हम बात करेंगे 1526 में। तो 1526 में भारत पर एक फिर से तुर्क आक्रमण होता है बाबर के रूप में। बाबर ने 1526 में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद भारत में मुगल वंश का नींव रखता है और ये मुगल वंश 1857 तक चलता है। ये मुगल वंश 1857 तक चलता है। उसके बाद जो है हमारा 1947 जब हमारा भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। तो यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले और इनके जन्म के बाद की घटनाओं को हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं या उसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये रहा एडी और बीसी में दोनों में डिफरेंट। हाँ, अभी हमने एक चीज नहीं लिखा, क्या? BCE और यहां पे हमारा है CE। देखो हमारे भारत में तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, मगर ज्यादातर यूरोपीय देशों में हमको ये देखने को मिलता है कि यूरोपीय लोग BC की जगह पे BCE का यूज करते हैं। BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। हमारे भारत में भी अगर सेंट जोसेफ स्कूल या इस तरह की जो स्कूलें वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उनकी किताबों में, सोशल की किताबों में हमको BC की जगह पे BCE देखने को मिल सकती है। BCE का फुल फॉर्म फिर से बता रहे हैं कि बिफोर कॉमन एरा। वही अगर हम CE की बात करें तो CE का यूज जो होता है वो एडी की या ईसवी की जगह पर होता है, ठीक है, जिसको हम कॉमन एरा के तौर पे जानते हैं। तो BCE और CE में क्या डिफरेंट है? हाँ, इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। यानी BCE का यूज हम BC की जगह पे करते हैं और AD का यूज हम CE की जगह पे करते हैं, ठीक है, या दोनों में से किसी को भी हम उसको लगा सकते हैं। हालांकि हम भारत में अगर लगाएंगे तो बहुत सारे लोग इसको समझेंगे नहीं और आपको गलत कर देंगे, जिनको अगर जानकारी नहीं होगा। खैर, इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। आइए थोड़ा सा हम कैलेंडर पे चलते हैं। वही इरेज ही कर देते हैं, स्लाइड नहीं जा रहा है।